गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए थर्ड ईयर क्लास 8 इसमें पढ़ रहे हैं आंग्ल मैसूर संबंध। क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? आंग्ल मैसूर संबंध। इसके अंदर हमने लास्ट की क्लासों में देख लिया था कि अंग्रेजों और मैसूर के बीच में जो युद्ध हुए क्रमशः प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 66 से 69 एंड सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध 1380 से 84। ठीक है। दूसरे युद्ध में हमने देखा था कि हैदर अली और वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर था और हैदर अली राजा था मैसूर का। दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें 1780 के अंदर जो हैदर का लड़का टीपू सुल्तान उसने बेली को पराजित किया और अंग्रेज सिपाहियों सहित उसका वध कर दिया था। ठीक है। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स सर आयरकुट के नेतृत्व में जो सेना भेजता है उसमें उसने हालांकि हैदर अली को 2 युद्धों में पराजित किया, लेकिन बाद में 1782 में जैसे ही हैदर अली की बैक टू बैक विजय की शुरुआत होती है तभी हैदर अली की 7 दिसंबर सन 1782 को कैंसर से मृत्यु हो जाती है। उसके बाद टीपू सुल्तान युद्ध का नेतृत्व करता है जिसने अंग्रेजों को पराजित किया और मैथ्यूज को बंदी बना लिया था। लेकिन दोनों ही अंग्रेज और ना ही टीपू सुल्तान युद्ध को आगे खींचना चाहते थे, इसलिए दोनों के बीच में जो मंगलोर की संधि हो गई थी। ठीक है। उसके बाद थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये दक्षिणी भारत है अपने। ठीक है। इसके अंदर ये मैसूर का राज्य है, मैसूर, और ये मद्रास या अंग्रेज है। ठीक है। इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम है, श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है। और ये वाला बेल्ट है इधर, ये किसका है? अपने हैदराबाद का। हैदराबाद का निज़ाम है। ठीक है। और ये वाला बेल्ट गया आगे पूरा, ये बच गया जो पूरा यहाँ से यहाँ तक ये। ठीक है। ये आ गया अपने मराठी। कौन आए हैं? मराठा। ठीक है। तो दोनों के बीच में जो मंगलौर की संधि हो गई थी मार्च 1784 के अंदर। अब हम देखते हैं तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1790 से 92। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होता है कि 1790 के अंदर 1782 में टीपू सुल्तान आ जाता है। कौन आ जाता है यहाँ पे? टीपू। 1782 से 99। और कंपनी का गवर्नर कौन होता है इस समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। और मराठा कौन होता है इस समय? पेशवा माधव नारायण राव। और हैदराबाद में कौन होता है? निजाम। हैदराबाद में कौन होता है यहाँ पे? निजाम। ठीक है। ये नंबर 1 टीपू, नंबर 2 कॉर्नवालिस। ये बंगाल में था वैसे तो, लेकिन पूरे ये बंगाल वाला बेल्ट आ गया इस तरफ, बंगाल। नंबर 2 समझ लो हम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में आ गया। नंबर 3 और नंबर 4, ये नंबर 4। ठीक है। अब देखो क्या होता है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1790 से 82 के अंदर हुआ था। इसमें यह युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि टीपू सुल्तान अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर रहा था। इसके लिए टीपू सुल्तान ने क्या किया? विदेशी सहायता। कौन सी? विदेशी सहायता। विदेशी सहायता में टीपू सुल्तान ने क्या किया? फ्रांस, टर्की, मिस्र,
और अफगानिस्तान, यहाँ के जो राजा थे उनसे पत्र व्यवहार वो करता है और उन्हें कहता है कि प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए ताकि हम अंग्रेज़ों को पराजित कर सके। ठीक है, अब इधर ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था यहाँ पे भारत में गवर्नर उस टाइम पे, उसने देखा कि टीपू सुल्तान जो समुद्री किनारे पर है, ठीक है, इससे पहले जो थर्ड ये आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें हैदर अली ने सेकंड वाला, इसमें हैदर अली ने कोटेशन कहा था कि मैं धरती पे तो अंग्रेजों को पराजित कर सकता हूं लेकिन मैं समुद्र को नहीं सुखा सकता। अर्थात समुद्र में जो ब्रिटिश जो नेवी थी वो सबसे ताकतवर थी। ठीक है, तो अब ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ये देखता है कि जो तटीय प्रदेश है मैसूर, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये टीपू सुल्तान अपनी शक्ति को मजबूत कर रहा है और ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ठीक है, इसलिए वह टीपू सुल्तान को पराजित करना चाहता था, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन के शुरू से ही अनबन रही है और जबकि ये तो टीपू सुल्तान तो फ्रांस का, टर्की का, मिस्र का और अफगानिस्तान की खुद सबकी मदद ले रहा है, तो ये नहीं चाहता था कि भारत के अंदर एक बार फिर से फ्रांस, टर्की, मिस्र, अफगानिस्तान और ये टीपू आपस में गुट बनाए और हमारे अगेंस्ट युद्ध करे। अगर ये गुट बनाए इससे पहले ही मैं टीपू को नष्ट कर दूं, ये इसकी पॉलिसी थी। ठीक है, अब उसने क्या किया, अब देखो गलती ये टीपू सुल्तान कर जाता है। क्या करता है, जो ट्रावनकोर, यहाँ पे एक राज्य है ट्रावनकोर, ठीक है, तो ट्रावनकोर के अंदर जो ट्रावनकोर था वहां पर ये टीपू सुल्तान दिसंबर 1790 ईस्वी में ट्रावनकोर के ऊपर टीपू सुल्तान आक्रमण कर देता है। कहां पर, ट्रावनकोर के ऊपर। अब जैसे सेकेंड वार में हमने देखा था कि जो माहे था, माहे को मैसूर अपने संरक्षण में मानता था, वैसे ही ट्रावनकोर को ये मद्रास प्रेसिडेंसी यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य अपने नियंत्रण में मानते थे कि साहब ट्रावनकोर तो हमारे नियंत्रण में है, अगर कोई ट्रावनकोर के ऊपर आंख उठा के भी देखेगा तो हम उसकी आंख निकाल लेंगे। ऐसी बात कौन करते थे, अंग्रेज। जबकि खुद टीपू सुल्तान ने तो ट्रावनकोर के ऊपर हमला बोल दिया। अब ट्रावनकोर ने कहा ब्रिटिशों, अंग्रेजों को, भाइयों ये लो, ये आ गया है अटैक करने के लिए, अब कुछ करो। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस को मौका मिल गया टीपू सुल्तान के अगेंस्ट युद्ध करने का, टीपू सुल्तान के अगेंस्ट युद्ध करने का। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो डायरेक्ट इसके अगेंस्ट युद्ध कर दे। उसने क्या किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठों को और निजाम को कॉल किया और बात की उनसे कि भाई देखो, हम तीनों मिलकर के मैसूर के ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, और मैसूर को पराजित करने के बाद प्रतिफल में जो कुछ भी मिलेगा वो 1/3 अर्थात हम तीनों में आपस में समान रूप से बांट लिया जाएगा। ये किसने कहा, कॉर्नवालिस ने। जबकि ये मराठे और निजाम तो चाहते ही थे कि कहीं से भी हमारे तो साम्राज्य का विस्तार हो, कहीं से भी हमें तो धन दौलत मिले, हम तो वहाँ चले जाएंगे। ठीक है, और इसने न्योता दे दिया कॉर्नवालिस ने। इसलिए इस युद्ध के अंदर कॉर्नवालिस ने मराठों को और निजाम को भी सम्मिलित कर लिया। अब युद्ध के अंदर युद्ध शुरुआत हो गई, तीनों ने मिलकर के किसके अगेंस्ट, टीपू सुल्तान के अगेंस्ट गुट बना लिया। ठीक है, तीनों ने टीपू सुल्तान के अगेंस्ट युद्ध घोषित कर दिया गुट बना करके। अब देखो शुरू में क्या होता है, मिडोज। कौन होता है, मिडोज। ये ब्रिटिश कर्नल मिडोज था, इसको टीपू सुल्तान के अगेंस्ट वो भेजते हैं। ठीक है, लेकिन बैक टू बैक 3 युद्धों के अंदर मिडोज पराजित हो जाता है। किससे, टीपू सुल्तान से। ठीक है, अब जब है इसने कॉर्नवालिस ने देखा कि मिडोज की बस की बात नहीं है, भाई मिडोज की बस की बात नहीं है, तो खुद आता है युद्ध का नेतृत्व करने के लिए, खुद ब्रिटिश गवर्नर जनरल खुद आता है युद्ध का नेतृत्व करने के लिए। किसके अगेंस्ट, टीपू सुल्तान के अगेंस्ट। और वो आया, मिडोज को तो रिप्लेस किया और खुद ने सेना की कमान संभाली और एक के बाद एक टीपू सुल्तान के जो भी किले थे सबको बैक टू बैक जीतता हुआ चला गया। टीपू सुल्तान भी पीछे हटता गया और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस सेना सहित आगे बढ़ता गया।
और अंत में जाके कहाँ टिका, इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम का घेरा डाल लिया। श्रीरंगपट्टनम का इसने घेरा डाल लिया। निजाम और मराठे उसके साथ थे ही, उसको डर किस चीज़ का था। अब टीपू फंस गया बेचारा। टीपू ने रिक्वेस्ट की कि भाई देखो, इससे पहले के जो 2 युद्ध हुए थे उसके अंदर जो मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि, उसमें हमने आपकी रिक्वेस्ट से संधि की थी, इसलिए अब आपका फर्ज बनता है कि रिक्वेस्ट हम करें और आप एग्री हो जाओ। इसलिए 1792 के अंदर इन दोनों के बीच में, किसे, अंग्रेजों के बीच में और टीपू के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में। ठीक है, जब दोनों के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई तो उसकी कुछ शर्तें रख दी गई। शर्त रख दी 1 नंबर कि जो टीपू सुल्तान का राज्य था मैसूर, उसमें से आधा राज्य किसको मिलेगा, अंग्रेजों को। उसमें से आधा राज्य अंग्रेजों को दे। टीपू एग्री हो गया बेचारा, नहीं तो पूरा राज्य चला जाए, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम मेन राजधानी घिरी पड़ी है दुश्मनों से। दूसरा, 30 लाख पौंड, 30 लाख पौंड कह दो, या फिर 3 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में। 3 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में टीपू सुल्तान किसे देगा, अंग्रेजों को देगा। दूसरी शर्त, तीसरी शर्त कि जब तक तुम ये दोनों शर्तें, मतलब राज्य खाली नहीं कर दो और ये 30 लाख रुपए, जब तक दोनों शर्तें आप पूरी नहीं कर दो, तब तक आपके दोनों पुत्र मेरी कैद में रहेंगे। किसकी, अंग्रेजों की कैद में रहेंगे। ये शर्त किसने रखी, अंग्रेजों ने। ठीक है, अब देखो क्या होता है, टीपू सुल्तान राजी हो गया और ये सभी शर्तें उसने मान ली और अपने 2 पुत्रों को ब्रिटिश कैद में छोड़ दिया। ठीक है, अब मराठे और निजाम ने कहा अंग्रेजों से कि साहब अब हमें भी आधा आधा मिलना चाहिए, क्योंकि युद्ध से पहले हमने जो संधि की थी वो तो ये कहती है। इसलिए जो राज्य था उसको आपस में इन्होंने डिवाइड कर लिया। इसके अंदर जो डिंडीगुल और जो 12 महल का जिला था वो तो मिल गया अंग्रेजों को, और बाकी का जो राज्य लिया था आधे में से 2 तो उनको मिल गया अंग्रेजों को, डिंडीगुल और 12 महल। बाकी के निजाम को, इधर वाला तो निजाम को दे दिया, इधर वाला मराठों को दे दिया, और डिंडीगुल वाला इधर से ले लिया, और ये बीच में खुद ने रख लिया। जो पैसे मिले थे इसका मैसूर को छोड़ दिया, और जो बीच पैसे मिले थे उसको 3 भागों में डिवाइडेड उन्होंने कर लिया। ठीक है, तो 1792 आते आते मैसूर राज्य सैनिक रूप से, भौगोलिक रूप से और आर्थिक रूप से निर्बल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि 3 करोड़ रुपए देने पड़े, आधा राज्य देना पड़ा, तो सेना भी कम हो गई, मर गई वैसे, और आधा राज्य चला गया, भौगोलिक रूप से भी कमजोर हो गया, और 3 करोड़ रुपए देने के कारण आर्थिक रूप से भी कमजोर हो गया। अब ये जो मैसूर राज्य था ये बिल्कुल मतलब कमजोर स्थिति में आ गया। ठीक है, और इधर इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी विजय पताका फहराई। तो कॉर्नवालिस ने क्या कहा, इस तीसरे युद्ध से संबंधित कोटेशन है कि मैंने अपने शत्रुओं को मजबूत किए बिना, अर्थात मैं अपने शत्रुओं को ताकतवर किए बिना अपने शत्रु को कमजोर कर दिया। अपने शत्रुओं को, क्योंकि जो अंग्रेज थे उनकी शत्रुता मराठों से भी थी, निजाम से भी थी। ठीक है, तो उसको यूं भी कह सकते हो आप कि मैंने अपने मित्रों को, ये शत्रु तो थे वैसे, लेकिन अभी तो गुट में मित्रता की है, इसलिए मित्र बोलो इस जगह, कि अपने मित्रों को शक्तिशाली किए बगैर अपने शत्रु को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। कौन कह रहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कोटेशन है कि मैं अपने मित्रों को शक्तिशाली किए बगैर अपने शत्रुओं को कमजोर मैंने कर दिया। क्योंकि कॉर्नवालिस चाहता तो पूरे इस मैसूर राज्य पे अधिकार कर सकता था, लेकिन उसे पता था कि जो हमारे त्रिगुट के बीच में संधि हुई है वो तो ये कहती है कि जो भी मिले उसे आधा आधा करो, अगर पूरे पे कब्जा कर लिया तो 1/3 ही मिलेगा मेरे को, इसलिए मैसूर को अब कमजोर करो पहले तो, और जब नेक्स्ट लड़ाई होगी
उसमें मैसूर का पत्ता साफ करो। उसे पता था कि अब हम इनकी मदद नहीं लेंगे, क्योंकि मैसूर को सैनिक, भौगोलिक और आर्थिक रूप से कैसा कर दिया हमने, कमजोर बना दिया है। ठीक, अब क्या होता है नेक्स्ट युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध। इसको मिटा देता हूं, चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध मराठा नाम 1799 में। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, टीपू तो रहता ही है, कॉर्नवालिस की जगह कौन हो जाता है, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, वेलेजली, और ये माधव नारायण राव है, इसकी जगह आ जाता है बाजीराव सेकंड। ठीक है, लेकिन अब इनका रोल नहीं रहेगा इस युद्ध में, बाजीराव सेकंड और निजाम का रोल नहीं रहेगा। ठीक है, अब तो इनके बीच में ही आर पार की लड़ाई रहेगी। ठीक है, इसलिए इन दोनों को मिटा देते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि टीपू सुल्तान फिर से अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए, जो कमजोर हो गई थी उसे मजबूत करने के लिए टीपू सुल्तान ने क्या किया, कई कारखाने स्थापित किए सैनिक दृष्टि से मजबूत होने के लिए। ठीक है, और आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए व्यापार को बढ़ावा दिया, तो उसके विदेशी संबंध भी मजबूत हो गए। विदेशी संबंध मजबूत हो गए तो जब दोस्त बन गए तो उनसे भी रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ एक बार आप मेरी मदद करो ताकि मैं अंग्रेजों से अपना पीछा छुड़ा सकूं। अर्थात विदेशी सहायता, और इवन नेपोलियन से भी उसने क्या किया, पत्र व्यवहार किया। किसके अगेंस्ट, अंग्रेजों के अगेंस्ट। तो ये बात अंग्रेजों को चुभ गई। अंग्रेजों को लगा कि अच्छा नेपोलियन से संबंध रख रहा है ये, तो किसके अगेंस्ट, हमारे अगेंस्ट। तो अंग्रेज ये चीज सहन नहीं कर सके। अब देखो क्या हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चाहा कि मैं इस जो मैसूर की जो बची खुची शक्ति है इसको नष्ट कर देता हूं। इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान के अगेंस्ट युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, जब युद्ध की घोषणा की तो फलस्वरूप दो प्रमुख लड़ाइयां लड़ी गई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में दो प्रमुख लड़ाइयां लड़ी गई, एक तो सिंदासिर का युद्ध और एक मालवेली का युद्ध। एक तो सिंदासिर का युद्ध और एक मालवेली का युद्ध। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें बैक टू बैक टीपू सुल्तान की पराजय हो जाती है। सिंदासिर का युद्ध और मालवेली की जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, इसमें टीपू सुल्तान की पराजय हो जाती है। अब टीपू समझ जाता है कि अब अपनी बस की बात नहीं है, इसलिए वह किले की रक्षा करने के लिए वापस राजधानी अपने किले में आ गया, श्रीरंगपट्टनम। और ब्रिटिश सेना, जिसका नेता कौन था, लॉर्ड वेलेजली, वो बैक टू बैक उसके पीछे आ गया और श्रीरंगपट्टनम को एक बार फिर अंग्रेजों ने घेर लिया। और टीपू सुल्तान युद्ध करता रहा, थोड़े दिन तो चलता रहा युद्ध, और एक दिन 4 मई 1799 ईस्वी को 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान अपने श्रीरंगपट्टनम में अपने दुर्ग की रक्षा करते हुए ब्रिटिश साम्राज्यवादी जो गोली चली उसका, और ब्रिटिश साम्राज्यवादी जो भूख थी, अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की जो भूख थी, उसका निवाला बन गया। और 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। टीपू खत्म हो गया तो मैसूर खत्म हो गया। अब क्या होता है, इसने लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया, मैसूर साम्राज्य का अधिकांश भाग तो अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, पहली बात। दूसरी बात कि हिंदू जनता एवं भारतीय जनता मेरे अगेंस्ट नहीं हो, इसलिए उसने क्या किया, वेलेजली ने मैसूर का कुछ भाग, मैसूर का थोड़ा बहुत भाग उड़ियार वंश, जो उड़ियार वंश था उसका एक राजा था कृष्ण बहादुर, चिक्का कृष्ण बहादुर नामक एक बालक को बुलाता है। चिक्का
कृष्ण राज बहादुर कह दो या चिक्का कृष्ण बहादुर कह दो, एक ही बात है। उडियार वंश का था। चिक्का कृष्ण राज बहादुर को बुलाता है और उसे मैसूर का राजा बना देता है। और उसने क्या किया, वेलेजली की जो सहायक संधि प्रथा थी उसे एक्सेप्ट कर लिया। कब कर लिया? 1799 में जब उसे राजा बनाया, तब उसने मैसूर ने 1799 में इस वेलेजली की जो सहायक संधि प्रथा थी उसे सबसे पहले एक्सेप्ट कर लिया। और सहायक संधि प्रथा की शर्तें वही थी जो बसीनी की संधि में थी। ठीक है। अब क्या होता है, ये वेलेजली ने क्योंकि मैसूर के साथ ये सब व्यवहार किया था, इसलिए आयरलैंड, कहां पर? आयरलैंड का लॉर्ड समाज, आयरलैंड का जो लॉर्ड समाज था उसने मैसूर विजय के उपलक्ष्य में वेलेजली को मार्क्विंस की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? मार्क्विंस। मार्क्विंस की उसे उपाधि दी। ये जरूर पूछ लेते हैं कॉम्पिटिशनों में कि आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने मार्क्विंस की उपाधि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल को दी थी? किसे दी थी? लॉर्ड वेलेजली को दी थी। ठीक है। और इस प्रकार से मैसूर नामक राज्य जो भारतीय नक्शे के ऊपर और भारतीय राजनीति में एक अचानक रूप से चमक के उभरा, जितनी गति से ऊपर उठा उतनी गति से ये समाप्त हो गया। ठीक है। अब थोड़ा टीपू सुल्तान के बारे में अपन देख लेते हैं। टीपू सुल्तान के बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं। अब देखो टीपू सुल्तान क्या था। टीपू सुल्तान अपने हैदर अली का पुत्र था। ठीक है। इसने क्या क्या किया? इसने सबसे पहले तो टीपू सुल्तान ने, क्योंकि हैदर अली ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसलिए इसने सबसे पहले तो सुल्तान की उपाधि धारण की। अपने पिता से हटकर के इसने क्या? सुल्तान की उपाधि धारण की, पहली चीज। दूसरी चीज, इसने एक नया कैलेंडर चलाया, नया संवत चलाया। टीपू सुल्तान ने एक नया संवत चलाया। तीसरी चीज, माप तोल के जो बांट होते हैं उसका उन्होंने क्या किया? नई इकाइयां स्थापित की। माप तोल के बांटों की नई इकाइयां स्थापित की। किसने? टीपू सुल्तान ने। ठीक है। इसके बाद उसने जो श्रीरंगपट्टनम है वहां पर जो ये शंकराचार्य का, आदि शंकराचार्य का मंदिर था, उसकी मरम्मत करवाई। और उस मंदिर को तोड़ा किसने था? लूटने के लिए मराठों ने मंदिर की मरम्मत करवाई, या उसका जीर्णोद्धार करवाया, या उसको पुनर्निर्मित करवाया। ठीक है। और उसके बाद उसने मापतोल की इकाइयां स्थापित कीजिए। अब देखो, वो फ्रांसीसी क्रांति का समर्थक था। फ्रांसिस क्रांति का समर्थक था। खुद को जैकोबिन दल का सदस्य मानता था। खुद को जैकोबिन दल का सदस्य वह मानता था। कौन? टीपू सुल्तान। ठीक है। और उसने फ्रांसीसी क्रांति की याद में श्रीरंगपट्टनम के अंदर स्वतंत्रता का वृक्ष भी उसने लगाया था। किसने? टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष भी उसने लगवाया था। ठीक है। किससे? फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर के। ठीक। एक चीज उसने क्या की टीपू सुल्तान ने, कि भारत का पहला सुल्तान था टीपू सुल्तान। भारत का पहला सुल्तान था टीपू सुल्तान, जिसने अपने प्रशासन को पाश्चात्य प्रशासन की तरह स्थापित किया। पहला सुल्तान था टीपू सुल्तान जिसने अपने प्रशासन में पाश्चात्य प्रशासन की झलक स्थापित की। ये इसके कुछ एक महत्वपूर्ण कार्य। एक कार्य उसका और है कि उसने जो सिक्कों का प्रचलन किया था, उन सिक्कों के प्रचलन में, उन सिक्कों के जो सिक्के थे उनके ऊपर हिंदू देवी देवताओं के भी वो चित्र और नाम अंकित करवाता था। ठीक है।
और उसने क्या किया, जो महीने जो कैलेंडर जारी किया था उसमें अरबी और उर्दू के अकॉर्डिंग महीनों के नाम उसने निर्धारित करवाए थे। ये था टीपू सुल्तान। और हाँ, एक चीज और आती है इसके अंदर, जो साम्राज्यवादी लेखक है, कौन साम्राज्यवादी लेखक है, जो साम्राज्यवादी लेखक है वो टीपू सुल्तान को सीधा साधा दैत्य की संज्ञा देते हैं। किसे? टीपू सुल्तान को। क्या कहते हैं कि टीपू सुल्तान तो क्या था, एक प्रकार से सीधा साधा दैत्य था। कौन कहते हैं? ये कहते हैं साम्राज्यवादी लेखक। ठीक है, ये था अपने टीपू सुल्तान। थैंक यू।